इस हफ्ते के लगातार तीसरे दिन भारतीय बाजारों में मजबूत और हरे निशान के साथ शुरुआत के हैं संकेत। 15,000 के आसपास खुलने की तैयारी बाजार की। खुलने के बाद क्या लेवल्स होंगे अहम, कहां रहेगा आपके लिए बेहतरीन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट रहेगा, इस पर खास फोकस शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी, वेडनेसडे का सेशन है मिड वीक और यूजुअली सबसे बड़ा मूवमेंट ऊपर या नीचे इसी दिन आता है। बड़े 2 हफ्तों के बाद दीप ऐसा लग रहा है कि ये मिड वीक सेशन नहीं तो वेडनेसडे तक आते आते बैटरी डिस्चार्ज हो जाती थी। इस बार 2 दिनों का जोश जो है ऐसा लग रहा है मंडे टाइप वाली फीलिंग है। सही बात है, मंडे वाली भी नहीं, मंडे को इतनी अच्छी नहीं होती फीलिंग, ट्यूसडे टाइप। हाँ, ये ट्यूसडे वाली फीलिंग है। तो एकदम बाजार चुस्त दुरुस्त है, माहौल बढ़िया है और आज फिर से मजबूत शुरुआत के संकेत। तो देख लेते हैं आज के लिए बड़े ट्रिगर्स जो है बाजार को जो प्रभावित करेंगे। अमेरिका में कमजोरी रही 144 अंकों की, हमको पता था कि इतने कमजोर होंगे, लेकिन जितना मजबूत हम देखना चाहते थे उतने हुए नहीं। तो कल अमेरिकी बाजारों ने भी अपने मतलब टशन में आके ये कहा कि हम आपको फॉलो नहीं करते। नहीं तो दीप जो हम बात कर रहे थे कि अमेरिका शायद थोड़ा अच्छा बंद हो जाए। हाँ, लेकिन है भाई, अमेरिका है तो हमें फॉलो नहीं करता, ये पता चला है कल। नैस्डैक लेकिन काफ़ी तेजी से गिरा है। हालांकि हम डाउ देखते हैं और उसके बाद डाउ फ्यूचर्स थोड़े से मजबूत होते दिख रहे हैं, वहाँ से सेंटिमेंट थोड़ा सा बेहतर है। कच्चा तेल कमज़ोर होता दिख रहा है। ओपेक की बैठक के ठीक पहले $63 के नीचे आए, थोड़ी सी रिलीफ की बात है। एक नया खिलाड़ी अपनी पारी की शुरुआत करने की तैयारी में, MTAR, जिसके मैनेजमेंट से कल आपने सुनी बातचीत। आज खुलने वाला IPO, थोड़ी देर में हम बताएंगे क्या करना है आपको। और इरकोन एक और सरकारी कंपनी रेलवे की, जिसका ऑफर फॉर सेल आज खुल रहा है और सरकार 16% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में। ये हैं सारे इवेंट्स जिन पर रखिएगा नजर। बिल्कुल सर, ढेरों इवेंट्स है, नई IPO है, उस पर भी आपसे चर्चा करनी है। और लगातार हम देख रहे हैं IPOs आ रही हैं, OFSs हो रहे हैं, सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए फुल तेजी से काम कर रही है, उस पर तो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। पर एक बार सर कल का थोड़ा एक्शन समझें, स्पेशली जो आखिरी घंटे में हुआ है, जिस तरह से बाजार ने रिकवरी करी है, कुछ की रेजिस्टेंसेस क्रॉस करी है और कमजोर या सुस्त ग्लोबल क्यूज के बावजूद डेज हाई के करीब जो हम बंद हुए हैं, क्या समझे उससे? ताकत और सेंटिमेंट दोनों ही बाजार की कल नजर आई आखिरी आधे घंटे में। देखिए, ओपनिंग से ज्यादा हमेशा क्लोजिंग को मैं अहमियत देता हूँ। उसकी वजह एकदम दीप साफ है कि ओपनिंग में आप जब 9:15 बजे ट्रेड करते हैं तो आपको 3:30 बजे की रिस्क है और उस 3:30 बजे की रिस्क को आप आसानी से भांप सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर संकेत आपके पास आ चुके होते हैं। कुछ अनएक्सपेक्टेड आ जाए तो अलग बात है, लेकिन उस कुछ अनएक्सपेक्टेड अलग से आ जाने की रिस्क में भी आपके पास एक एक्शन करने के लिए टाइम है, यानी कि कंटिन्यूस ट्रेडिंग सेशन, जहां आप निकल सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, अपनी पोजीशन पलट सकते हैं। तो इस लिहाज से वो रिस्क प्रीमियम जो है वो बहुत कम हो जाती है। लेकिन 3:30 बजे ऐसा है नहीं। 3:30 बजे आप 12 घंटे से नहीं, 12 नहीं, ज्यादा घंटे, हाँ मतलब 15-16 घंटे की आप रिस्क लेकर जाते हैं, ठीक है। और वो रिस्क ये है कि पता नहीं अमेरिका में क्या होगा, पता नहीं देश दुनिया में क्या होगा, पता नहीं नेक्स्ट डे क्या होगा, अच्छा भी बुरा भी, जैसे आपकी पोजीशन उस हिसाब से रिस्क होती है। और आपको एक्शन करने का मौका 9:15 के बाद ही मिलेगा, राइट। तो उस हिसाब से आपको रिस्क प्रीमियम इनबिल्ट करनी होती है। जो भी आप मतलब आप कितनी रिस्क ले सकते हैं वो सोच के जाना होता है। ऐसी सिचुएशन में अगर बाजार दिन के हाई पर बंद हो, और वो भी तब जबकि डाउ 125 पॉइंट नीचे आपको नजर आए, ये ताकत है, और ये सेंटिमेंट है जो मजबूत है। और अगर आज हम मजबूत खुलने के संकेत दे रहे हैं दुनिया भर के बाजारों के मिले जुले संकेतों के बीच में, तो उसकी 2 ही वजह, एक कल की क्लोजिंग, दूसरा डाउ फ्यूचर्स, और तीसरा कल के डेटा में एक बड़ा इंटरेस्टिंग बदलाव। अच्छा, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन ये 3 चीजें मिलकर बाजार में जोश भर रही है, जो 15,000 के आसपास की ओपनिंग की तैयारी कर रही है। ठीक है, 40 पॉइंट के आसपास की प्रीमियम थी, थोड़ा आप निकालेंगे तो 15,065 मेरा लेवल, माफ कीजिएगा, 14,975 के आसपास का लेवल निकलता है, जहां पर शायद हम खुले 14,975 के आसपास। 14,975 15,000 वो रेंज है जहां पर पहली रुकावट का लेवल है। देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह के सेंटिमेंट के साथ कल बाजार बंद हुआ है, डेटा में वो सेंटिमेंट नजर आता है, उस सेंटिमेंट की पुष्टि करता है कि हाँ, क्लोजिंग कल गलत नहीं थी। कल गलत नहीं थी, कल क्लोजिंग गलत नहीं थी, ये डेटा में दिख रहा है, जो मैं आपको आगे बता रहा हूं। बिल्कुल सर, और आज के लेवल्स भी मैं जानना चाहूंगा सर, पर उससे पहले एक थोड़ा ब्रॉडर क्वेश्चन, क्या अब रेंज से बाहर निकलने के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं, अगर सहारा भी मिल जाता है बाजार को? नहीं, अभी भी रेंज नहीं, अभी तक मेरे पास ऐसा कोई सिग्नल आया नहीं कि हम रेंज से बाहर निकलने की तैयारी। 15,000 दिख रहा है स्क्रीन पे, 15,000 दिखना अलग बात है दीप, रेंज से बाहर निकलना दूसरी बात है। देखिए, अब इसमें भी आपको करना क्या है, आपको रेंज क्या लेनी है वो इंपॉर्टेंट है। एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेड है आपका, आपकी रेंज है ऊपर की तरफ 15,100 15,200, क्लियर। 15,100 से 15,200 की रेंज आपके लिए ऊपर की है। मोर प्रिसाइजली 15,100 से 15,175 ये ऊपर की रेंज है। नीचे 14,650 14,700।
तो बेसिकली आप 14,700 15,200 की रेंज को ट्रेड कर रहे हैं 500 पॉइंट की। अगर आप थोड़ा ब्रॉडर व्यू लें तो आपके लिए रेंज हो गई 14,500 के आसपास नीचे की और 15,400 500 के आसपास ऊपर की 1,000 पॉइंट की। इस रेंज को आपको इस 1,000 पॉइंट की रेंज में एक आध बार आप हो सकता है ट्राई करें नया हाइस के आसपास पहुंचने की या वहां बनाने की। तो आपका व्यू अगर थोड़ा सा लंबा है तो आप 800-1,000 पॉइंट की रेंज देख रहे हैं, 14,500 15,500। व्यू थोड़ा छोटा है तो 14,700 15,200 ये 500 पॉइंट की रेंज देख रहे हैं। तो अभी भी 14,700 15,500 की रेंज से बाहर निकलेंगे ये संकेत मेरे लिए है नहीं। इस रेंज के हायर एंड पर आ रहे हैं हम, करेक्ट। नीचे के एंड से हम ऊपर के एंड की तरफ आ। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दीप, इस रेंज से बाहर निकलने का जो आपका सवाल है उसके लिए दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहला 15,200 के ऊपर इंट्राडे में निकलकर निफ्टी ट्रेड करें, दूसरा 15,100 के ऊपर क्लोज हो। ये दोनों कंडीशन पूरी होती है जी, तो मैं कहूंगा कि रेंज से बाहर निकलकर 15,500 जाने को तैयार है। अदरवाइज रेंज के हायर एंड पर हम जा रहे हैं और इस हायर एंड पर 15,100 15,200 पर मेरी स्ट्रॉन्ग एडवाइस होगी प्रॉफिट बुक करने की तेजी की पोजीशन में। जी हाँ, स्ट्रॉन्ग एडवाइस होगी। जैसा कल आपने दोनों दिन मजबूती के बाजार में मैंने स्ट्रांगली आपको कहा कि ऊपर में बेचना भी है। सी एक तरफा आप स्टॉक में हो सकते हैं जी, इंडेक्स में नहीं। क्लियर है। दोनों का ट्रेड अलग है, इंडेक्स का ट्रेड अलग है, स्टॉक का अलग। स्टॉक मजबूत है, जो स्टॉक नहीं गिरते वो नहीं गिरते, वो आना ही नहीं। अगर निफ्टी नीचे आया उसके चक्कर में थोड़ा बहुत नीचे आ गया तो जैसे ही सिग्नल मिलता है पहले भागते हैं। तो स्टॉक में आपको मजबूती के साथ डटे रहना, लेकिन इंडेक्स आपको अब भी आज भी पिछले 2 दिनों की तरफ दोनों तरफ का ट्रेड देगा। तो सिंपल है, अगर आप स्किल ट्रेडर हैं, टीवी स्क्रीन ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठते हैं, स्टॉप लॉस लगाना जानते हैं, छोटे मुनाफे में घूमना जानते हैं, दोनों तरफ ट्रेड करना जानते हैं, शॉर्ट करना जानते हैं, तब तो दोनों तरफ कीजिए। और नहीं, शांति से बैठिए, आने दे नीचे। दिन में हमेशा रोज मौका दे रहा है, एक दे रहा है, कभी 2 दे रहा है, जो मौका दे पकड़ लो। उस समय छोड़ो मत, उस समय नहीं छोड़ो। उस समय नहीं। 35,000 2 दिन से बैंक निफ्टी दिखाता है, दिखा रहा है, राइट। निफ्टी 2 दिन से आपको एकदम लोअर लेवल पर, सपोर्ट लेवल पर मौका दे रहा है, 14,760 आपको मिला। तो वहां पर आपको छोड़ना नहीं है, तो रेंज ट्रेडिंग करते रहे, रेंज ट्रेड करना है। क्लियर बात है सर। चलिए फिर आज के संकेत समझाएं। आईपीओ के बारे में भी थोड़ी देर में सर आपसे जानना चाहूंगा, और भी काफी सारे स्टॉक्स हैं जो स्टॉक ऑफ द डे भी है, स्टॉक ऑफ द डे भी है कल और की सफलता से। इंटरेस्टिंग और कल तो खैर कल जबरदस्त गजब ही हो गया। शिपिंग कॉर्पोरेशन 20% अनएक्सपेक्टेड, इतना नहीं सोचा था। मजबूत होगा ये तो पता था, लेकिन 20% ही हो जाएगा ये तो मैंने भी नहीं सोचा था ऑनेस्टली। पर सरकार अग्रेसिवली कर रही है सर। आज भी इरकॉन का ओएफएस आ गया। सरकारी कंपनियों का टाइम है इनका। भी एक सिंपल चीज़ है, जो प्रमोटर काम करेगा उसकी कंपनियां चलेगी। सिंपल लॉजिक ये रखिए, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने समझने के बजाय ना कभी कभी कॉमन सेंस और प्रॉपर लॉजिक से भी काम। इन्वेस्टिंग के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए बहुत बड़े दिमाग की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ऑब्जर्वेशन पावर ठीक है और थोड़ा कॉमन सेंस आपका ठीक है, विच इज़ मोस्ट अनकॉमन इन पीपल की, होता नहीं है, तो उससे भी आपका काम चल जाता है। मैंने देखा है, मेरे कुछ डॉक्टर दोस्त हैं एक्चुअली, और दीप मैंने देखा है, मैं उनसे बात करता हूँ, उन्होंने बड़ा पैसा बनाया मोटा इक्विटी मार्केट में। हाँ, और कुछ नहीं करते हैं, खाली फार्मा कंपनियाँ खरीद के बैठ जाते हैं। पता कि ये आँख की दवा है, ये 60 रुपये में बिक रही है, ये इसमें कुछ नहीं है, खाली पानी है, ठीक है। थोड़ा सा वो 1-2 चीज़ें डालनी होती है केमिकल टाइप की, या जो भी क्या एपीआई जो चूरन होता है वो उससे बन जाती है। मतलब मेरे ख्याल से 5-10 रुपये से ज़्यादा की। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं, अच्छा, और 50-60 में बिकती है। हाँ, मतलब इसलिए मैं तो लेके बैठ गया हूँ। तो कई बार मतलब आपके आसपास आपको इतना, आपको पता है आपके बच्चे जोमेटो से मंगा रहे हैं, आपके बच्चे पिज़्ज़ा खा रहे हैं, अगर आप जुबिलेंट फूड और अगर लेके बैठ गए इन्फो एज, तो पैसा वैसे ही बन गया। तो उसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? सही बात है। उसमें कौन सी आपको बैलेंस शीट पढ़नी है? करेक्ट, ठीक है, इतना आसान भी नहीं है जितना मैं कह रहा हूँ, लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं जितना आप सोचते हैं। अवेयरनेस चाहिए बस थोड़ा सा आपका ऑब्जर्वेशन पावर स्ट्रॉन्ग हो, थोड़ी सी आपको जो नॉलेज है। अब जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर को कहाँ बैलेंस शीट पढ़ने की जरूरत है? अगर उसको खाली इतना ही समझ में आता है कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, सबसे पहले इसकी दवाई लिखी जाती है, मार्केट लीडर है, मैनेजमेंट बढ़िया है, दवाएं बढ़िया रिसर्च करके देता है, बस लेके बैठ गए, उतने में पैसा बन गया। बस बैठना चाहिए लेके। हाँ, वो कन्विक्शन की जरूरत है, कुंडली मार के। वही जो पीएसयूज में आपने कहा, बार-बार कह रहा वो कुंडली मार के बैठ जाओ, बस खजाना है, कुंडली मार के बैठो। बिल्कुल। और ये प्रमोटर तो आजकल सबसे ज्यादा एक्टिव है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो पीएसयू शेयर्स एक बार फिर से फोकस में रहेंगे, और आज इरकॉन की ओएफएस है, उसके बारे में भी देखेंगे। पर आज के संकेत बताएं सर, क्या रीडिंग है? ग्लोबल न्यूट्रल रखे हैं मैंने, पॉजिटिव न्यूट्रल से
थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे, पॉजिटिव कर ले, हाँ, न्यूट्रल से थोड़ा पॉजिटिव साइड पे, पॉजिटिव जितने भी नहीं हो पाए बेचारे, और न्यूट्रल जितने भी कम है तो न्यूट्रल साइड पे। एफआईज पॉजिटिव है, घरेलू फंड्स नेगेटिव, वायदा कारोबार के न्यूट्रल है, पॉजिटिव से न्यूट्रल हुए दीप, 2 दिन से वायदा कारोबार पॉजिटिव कह रहे हैं, देखिए दोनों दिन से बाजार ऊपर बंद हो रहा है। पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड है, शॉर्ट कवरेज आनी लगातार 2 दिन से कह रहे हैं, वो हुआ अब 1.20 पर आया, ये मैं आगे बताऊंगा आपको। सेंटिमेंट पॉजिटिव है, ट्रेंड मेरे लिए न्यूट्रल है अभी भी, ओके, ट्रेंड अभी तक मैंने बदला नहीं, वक्त लगे, एक आध दिन और दीजिए। पर सेंटिमेंट पॉजिटिव, सेंटिमेंट पॉजिटिव है, सेंटिमेंट पॉजिटिव है इसमें, हाँ। ठीक है सर। रेंज 14,800 14,850 दिन के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है, इसके नीचे जाना नहीं चाहिए, अगर गए तो 14,700 14,760 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, स्ट्रॉन्ग बाय जोन, यहाँ खरीदारी करनी ही करनी है। ऊपर 14,975 15,000 जिसके आसपास हम खुलेंगे, पहला लेवल यही है, इसको पार करके टिके तो 15,065 15,100 तक जाने की तैयारी निफ्टी की हो सकती है आज के लिए। ओके, बैंक निफ्टी 35,000 35,125 दिन के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है, वैसे तो टूटेगा नहीं, 2 दिन से 35,000 हम होल्ड कर रहे हैं, 5-15 पॉइंट ऊपर नीचे अलग बात है, फिर भी इसके नीचे 34,650 34,800 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है ये बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से मैं स्ट्रॉन्ग बाय जोन की तरफ इसे ले जा रहा हूँ, यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। हाँ, आए तो वैसे तो 35,000 पे ही कर लेनी चाहिए, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है, तो ये लेवल आपके लिए बैंक निफ्टी। ऊपर 35,750 35,850 थोड़ा रेंज ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ, जैसे पहले परसों आपको याद होगा 35,575 दिया था, इसके ऊपर नहीं जाएगा, वहीं पे हाई बना है। कल 35,750 35,850 दिया, कल 35,750 पे हाई बनाया है। आज पहली रेंज इसलिए 35,750 850 दी, ये पार गए 36,000 36,100, ये दूसरी रेंज है, ये आना चाहिए इसके बाद। हो सकता है आज 35,850 पहुंचे या 36,000 पहुंचे, फिर कल हम 36,300 वाली रेंज में चले जाएंगे। जो इंटरेस्टिंग लेवल है, जो मैं आपको 15,100 15,200 निफ्टी बोल रहा हूँ ना दीप, कि जहाँ बैंक निफ्टी में भी वैसा लेवल है, चाहिए दीजिए 36,400 36,600, ये 200 पॉइंट पार करने में बहुत पसीना आएगा। अच्छा, वो रेंज है जहाँ मैं देख रहा हूँ, अगर यहाँ से 1000 पॉइंट बढ़ जाए, वो परफेक्ट शॉर्ट रेंज होगी, वहाँ पे अटक सकते हैं थोड़ा, 100% अटक सकता नहीं, अटकेगा 100%। या लिख के रख लो 34,400 सॉरी 36,400 36,600 एग्जैक्ट लेवल, और मैं पहुंचेगा तब मैं एग्जैक्ट निकाल के दे दूंगा, लेकिन ये 200 पॉइंट की रेंज अंदाज से 36,450 36,650 टाइप्स ऐसी रेंज है, उसके आसपास पक्का प्रॉफिट मिलेगा। तो इसीलिए मेरे लिए 15,200 निफ्टी पार करता है और 36,600 पार करता है बैंक निफ्टी, लाइफ हाई। ओके, फिर नया लाइफ है, फिर कोई नहीं रोक सकता, फिर कोई नहीं रोक, ये पक्का है। इसलिए वो 2 लेवल दिमाग में फिट है एकदम, ये आने दो, वहां पे देखेंगे क्या, वहां पे देखेंगे, थोड़ा टाइम है अभी, पर देखते हैं आते हैं कि नहीं। आज के लिए क्या रेंज है सर? 14,850 14,975 दिन की छोटी रेंज, 14,800 15,000 दिन की मीडियम रेंज है, और 14,760 15,065 बड़ी रेंज के तौर पर लेकर चल सकते हैं, लेकिन ऊपर 15,100 15,150 तक की जगह है, वो ध्यान में रखिए। तो ये देखकर आपको ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी 35,250 35,750 दिन की छोटी रेंज, 35,000 35,850 दिन की मीडियम रेंज है, और बड़ी रेंज 34,800 36,000 36,000 36,100 ऊपर तक जाने के लेवल्स बन सकते हैं। ठीक है सर। एफआईज ने अपनी नेट पोजीशन घटाई है, ये इंटरेस्टिंग है सर, ये इंटरेस्टिंग है, और कल के डेटा में इंटरेस्टिंग ये है भी दीप, ये समझ में नहीं आया कल क्या किया है। 1900 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं इन्होंने, और इंडेक्स जो बेचे, इंडेक्स में शॉर्ट भी किया और लॉन्ग अनवाइंडिंग भी की, तो इंडेक्स पे वो बुलिश नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है आपको है, लेकिन स्टॉक्स पे और बुलिश है। 2200 करोड़ के तो कैश में खरीद डाले, 1600 करोड़ और ऊपर से आपने स्टॉक खरीदा, तो ये समझ नहीं आ रहा कि एफआईज क्या करना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली, कल के डेटा में भारी कंफ्यूजन है, 2 दिन से तो पहले ही मूड नहीं बना पा रहे खरीदने का, कल खरीदा तो स्टॉक्स खरीदे, इंडेक्स नहीं खरीदे, लॉजिक समझ नहीं आया। तो या तो फिर ये है कि भाई हमें स्टॉक स्पेसिफिक बुलिश रहना है, इंडिया में मंदी करके समझदारी का काम नहीं, जो स्टॉक चल रहे, अब कोई पीएसयू चले, कोई आईटी चले, कोई कुछ और चले, कोई ऑटो चले, कभी मेटल चले, कभी वापस फार्मा में क्रांति आएगी। तो पॉइंट ये है कि कब कौन चलेगा ये पता नहीं, तो हमें हमारे पास जो स्टॉक है या जो हमें चाहिए वो ले लेते हैं, इंडेक्स ठंडा रहेगा। तो एफआईज का एक्शन आपको ये कह रहा है भाई इंडेक्स ठंडा रहेगा, भागेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं, नया लाइफ हाई बनाने की जल्दी नहीं है, ऊपर अटक कर चलेगा। आपको पता होना चाहिए आपके पास स्टॉक क्या होना चाहिए। ये एफआईज के डेटा का सार है। अगर आप सही थीम में हैं, सही स्टॉक में, तो आप सुखी हैं,
और आपने कोई अगर सेक्टर या स्टॉक ऐसा चुन लिया जो 3-4 दिन की निफ्टी की तेजी में नहीं पाते तो आप दुखी हैं तेजी के बाद। तो एफआईज की अप्रोच सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक होती दिख रही है, ये आज के डेटा में साफ दिख रहा है। ये सबसे, तो मैं डेटा भी यही आपको कर दूँ। और घरेलू फंड ने 850 करोड़ का बेचा है, इनके पास, इनको लेना ही नहीं एक्चुअली। जैसे एक दिन कभी आ जाता है। को बड़ा बेचना नहीं है, वैसे इनको बड़ा लेना नहीं है। दोनों का फंडा बहुत क्लियर है। बट एफआईज के डेटा बेहद इंटरेस्टिंग है, तो एक आध दिन और डीप डेटा देखते हैं कि ये क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं। लेकिन और अब दूसरी बात, लॉन्ग इंडेक्स लॉन्ग 59% अब नहीं बेचेंगे, आ गई है जितना बेचेगा। 60 के नीचे बेचते नहीं है, 58-60 बहुत हो गया। तो यहाँ से अब इंडेक्स में बेचने की रफ्तार तो इनकी कम हो जाएगी जी। कम से कम नया फ्रेश शॉर्ट नहीं करेंगे, ये मान कर। पुट कॉल रेशियो आपका 1.5 से 1.20 आया, जो लगातार 2 दिन से हम कह रहे हैं कि बहुत पॉजिटिव। अब मैंने न्यूट्रल कर दिया कि अब उतने शॉर्ट रहे नहीं। अब इंटरेस्टिंग बात है कि ये मैंने पुट कॉल रेशियो देखकर डिसाइड तो कर लिया कि उतने शॉर्ट रहे नहीं, लेकिन इसमें भी एक सिक्के के 2 पहलू हैं। पहलू क्या है कि ट्रेडर्स शॉर्ट नहीं रहे, एफआई शॉर्ट हो गए। एफआई शॉर्ट हो गए, एफआई शॉर्ट है इंडेक्स पर, क्योंकि एफआईज का देखिए 59% नेट लोगे। 1900 करोड़ के आपने इंडेक्स फ्यूचर्स बेच डाले, तो एफआईज तो शॉर्ट है ही, लेकिन ट्रेडर्स लॉन्ग हो गए। दोनों के बीच में अलग तरह का ट्रेड, देखते हैं कौन जीतेगा। ये पैसा डिसाइड नहीं करेगा, पैसा दोनों के पास है। ये डिसाइड करेगा डाउ। मेक नो मिस्टेक, डाउ। रेफरी तो वही है। थोड़ी सुस्ती दिखा रहे हैं, थोड़ी सुस्ती है। अब देखो किस तरफ होता है। तो ये क्लियर है। विक्स वापस 8% नीचे आया, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलिए, तो बढ़िया है। ये तो रहा डेटा का सवाल। अब पोजीशंस समझाएं सर। जैसे उन्होंने बोला ट्रेडर्स एक तरफ हैं, एफआईज एक तरफ हैं, तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं तो क्या करें? 14,750 रख लीजिए स्टॉप लॉस। थोड़ा सा दूर लगेगा आपको, और स्पेशली 15,000 आने के बाद ज़्यादा दूर लगेगा, तो ठीक है, बाद में उसको खींच कर 14,900 ले आए। लेकिन 14,750 सही स्टॉप लॉस जो निकल कर आता है बुकिश, वो 14,750 ही है। ओके, जिसको रिस्क कम रखनी 14,900, ठीक है, 15,000 पार होने के बाद या 15,000 छूने के बाद। ओके, एक बार 15,000 आ गया तो 14,900 या 14,875 जो ठीक लगे वो कर लीजिए। ठीक है। 34,950, वही 35,000, 25 पॉइंट नीचे मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ताकि कल भी 35,000 2 से घुमाए एकदम वहीं से। तो 25 पॉइंट का क्वेश्चन रख लेना, ठीक। नहीं तो क्या होता है, कई बार लोग टच हो गया मेरा स्टॉप लॉस, ठीक है, और फिर 500-700 बढ़ गया, तो वो दुख बहुत ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा, इसलिए 25-50 पॉइंट और दे दो जी। अगर आपका खराब ही होना है, ट्रिगर ही होना है, तो 50 और जाए जी, कम से कम। नहीं तो 50 बचाने के चक्कर में 500 ऊपर के, इसलिए थोड़ा 25-50 पॉइंट नीचे लगा लेना, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। तो ये स्टॉप लॉस हो गया आपका 35,000 के आसपास का। शॉर्ट है तो होने तो नहीं चाहिए, लेकिन है तो सही 15,000 के पार निकल कर टिके और बंद होता दिखे तो आप शॉर्ट काट लीजिए। 35,750 कल के हाई के पार निकल कर बैंक निफ्टी टिके बंद होता दिखे तो शॉर्ट काट लीजिए। इंट्राडे ट्रेडर है तो भी सेम, क्लोजिंग है तो भी सेम। ठीक है सर, क्लियर हो गया ये। तो ये तो रहा जहाँ तक पुरानी पोजीशन का सवाल है। नई पोजीशन खरीदे निफ्टी 14,750 के स्टॉप लॉस के साथ फिलहाल ये है। बाद में जैसा मैंने बताया 15,000 पार करने के बाद 14,900 पर स्टॉप लॉस ले आए जी, खरीदिए। और ऊपर की तरफ आपका 14,975, 15,000, 15,065, 15,100, 15,150 तक के टारगेट के लिए निफ्टी में करनी है खरीदारी। और जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं 15,065 से 15,150 की रेंज में आप चांस ले सकते हैं शॉर्ट करने का। 15,200 की रेंज में बेचिए, सॉरी स्टॉप लॉस लगाइए 15,200 पर, और इस लेवल पर करिए, इस रेंज में चांस लीजिए जी। बस यही कि आपको थोड़ा सेफ चलना है तो 15,100, 150 पे बेचो। अगर मल्टीपल लॉट्स बेचे तो 15,065 से शुरू करो। ओके, आपको कितना बेचना है ये आपको हो सकता है। कुछ बड़े वीर बहादुर ऐसे लोग हों जो 15,000 पे भी सोचेंगे बेचने का, तो कर सकते हैं। अगर आप 15,000 के आसपास निफ्टी है और डाउ फ्यूचर्स लाल में चला जाए तो बेच दो वहां पर भी, वो आपके ऊपर है क्या है। लेकिन मेरी राय इतना नीचे बेचने की नहीं है। क्यों नहीं है उसका भी रीजन बता दूं। 2 दिन से मार्केट आपको ऊपर में मौके दे रहा है, खुलने के बाद ऊपर एक मौका देता है, वहां बेचो आप जी। करेक्ट जी। जहां खुल रहा वहां बेचने का मौका नहीं दे रहा, वहां आप बेच रहे तो फंस रहे हो, बड़ी मुश्किल से वापस एग्जिट हो रहा है। लेकिन आपने खुलने के बाद, बढ़ने के बाद ऊपर के लेवल पे बेचा तो दोनों दिन आपको मौका मिला। तभी आप बोल भी नहीं कि थोड़ा वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। एग्जैक्टली 2 दिन से आप, मैं ओपनिंग पे ट्रेड नहीं दे रहा हूँ। करेक्ट कि ओपनिंग पे रुको आप जी। उसकी वजह ये है कि ओपनिंग पे आप या तो बहुत एक्सट्रीम गैप मिल जाए कि जिस पे तो आपको बेच ही देना है ऊपर में, या आपको एकदम ही फ्लैट खुले तो तुरंत ही खरीद लेना है। तो ये बीच वाली सिचुएशन में जो खुल रहा है ना बाजार, उसमें आपके लिए पहले मिनट में, पहले 4-5 मिनट वेट करके ऊपर के लेवल का इंतजार करना जरूरी है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ 15,065, 15,150 की रेंज में बेचना, उससे पहले नहीं। ओके, ठीक है। तो ये आपके लिए हो गया। अब बैंक निफ्टी की आई है नई पोजीशन जी। ठीक है,
खरीदना है 34,975 के स्टॉप लॉस के साथ, 35,575, 35,700, 750, ये तो कल तक के टारगेट्स हैं जो कल हमने हासिल किए। उसके ऊपर के टारगेट 35,850, 36,000, 36,100 और बहुत हो गया तो 36,350। 36,350 अगला टारगेट और बनेगा अगर 36,100 के पार निकल कर टिके तो 250 पॉइंट ऊपर नॉन स्टॉप है 36,100 के ऊपर। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, अब शॉर्ट करने में इसमें 35,850 से बनता है, लेकिन फिर मेरी राय ये होगी कि आप एग्रेसिव होकर शॉर्ट ना करें, ऊपर में मौका देखें 36,000, 36,100 आने दें, वहां पर बेचेंगे तो आप ज़्यादा सेफ रहेंगे। लेकिन फर्ज करें कि अगर डाउ आपका खराब होता दिखे तो फिर आप 35,850 पे सोचिए क्या मुझे यहाँ बेचना है। तो मैं इसलिए रेंज दे रहा हूँ। रेंज देने का इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ कि अगर आपको ट्रेड करना है इंडेक्स पे और मेरी कमेंट्री के बेस पे ट्रेड करना है तो ट्विटर पे या फेसबुक पे भी जो मेरी पोस्ट आती है या इजी बिजनेस की हमारी वेबसाइट पे जो पोस्ट आती है उसको देख के मत कीजिए। वो लेवल्स एकेडमिक है जी। अल्टीमेटली जो मैं बोल के आपको बता रहा हूँ वो लैंग्वेज, हाव भाव, सेंटिमेंट, कंफर्ट, कॉन्फिडेंस, मतलब आप मार्केट पढ़े ना पढ़े कम से कम मेरा चेहरा, मेरे हाव भाव पढ़े तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि करना क्या। नहीं तो कई बार क्या होता है ट्विटर पे लोग खाली है ना वो लेवल देखें और वो डिसाइड कर लेते हैं अरे आपने ये लेवल, भाई उस लेवल के ना उसमें मैं शब्द दे सकता हूँ जी, भाव थोड़ी दे सकता हूँ। सही बात। तो इसीलिए ये आप सुन के करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया। 36,150 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा शॉर्ट साइड पर। 35,750, 700, 600, 500 और ज़्यादा से ज़्यादा 35,425 ये लेवल हैं जिसके लिए आपको बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ लेवल्स मिल सकते हैं अगर आप शॉर्ट बनाते तो ये ध्यान में रखिएगा। क्लियर है सर। सेल का सेल आ गया, चौथे दिन स्वागत है। अब बाकी भी आ जाएंगे। 3 डिजिट में पहुंचेगा ये, इसको कोई रोक नहीं सकता और ये ऐसे ही पहुंचेगा, ऐसे ही पहुंचेगा लंगड़ाते लंगड़ाते। बैन में आके फिर ठंडा हो जाता, बैन से बाहर रहे तो सोचो क्या हो सकता है। वो पोजिशनल बेसिस पर करें। ठीक है सर, सेल आ गया है बैन में। फंड्स का डेटा समझा दिया सर। वायदा कारोबार का बता देता हूँ आपको। 14,700 मजबूत सपोर्ट है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वीकली सीरीज जो कल एक्सपायरी वाली है वहाँ है 28 लाख शेयर। लेकिन 14,800 ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है आपके लिए, वहाँ भी 27 लाख शेयर है। तो 14,800 ही आपके लिए पहले बड़ा मजबूत सपोर्ट हो जाएगा। 15,000 ये आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल है क्योंकि 38 लाख शेयर है वहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। तो असली तेजी जो अब बड़ी वापस आपको फ्रेश बनती दिखेगी 15,000 के ऊपर टिकने पर। 15,000, 15,025 ये हल्की रुकावट करें। तो खुलने के बाद दीप आपके लिए क्या होगा, 14,900, 15,000 पहली रेंज हुई। अब 14,900 के नीचे निकले तो 50-75 पॉइंट और 15,000 के ऊपर निकले तो 50-75 पॉइंट। ठीक है, ये आपका ट्रेड बनेगा। तो आप 15,000 के 14, मेरा ये मानना है आप 14,975, 15,000 के आसपास खुलेंगे। ओके, वहाँ खुल के देखेंगे कि ताकत आजमाइश, तब शायद 50 पॉइंट की रेंज आपके लिए हो जाएगी 14,975, 15,025। ये रेंज में वक्त बिताने की कोशिश करेगा निफ्टी। 975 तोड़ा तो 50 पॉइंट नीचे, 925 15,025 पार किया तो 50 पॉइंट ऊपर, 14,065-75। ये ट्रेड में आइडियली डेटा के बेसिस पर देख रहा हूँ कि 14,975 से 15,025 इस रेंज में ओपनिंग, इस रेंज से 50-50 पॉइंट ऊपर। शुरुआत के 5 मिनट में इस रेंज में ट्रेड करके कौन से होता है। ठीक है सर। बैंक निफ्टी में डेटा कम है, 35,000 मजबूत सपोर्ट है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 36,000 रुकावट का लेवल, 11 लाख शेयर, बीच में 35,500 मेक और ब्रेक कशमकश 35,500 के ऊपर है, बहुत अच्छे है। 35,500 के नीचे हल्के सावधान है। तो 100 पॉइंट बढ़ जाए गिनना मत, 35,500 से ही गिनना आप कितना ऊपर है। ठीक है सर। 35,420 बंद हुए ना, हाँ जी। तो 80 पॉइंट की तेजी को तेजी मत मानिएगा। 35,500 के ऊपर आप अच्छे हैं और 35,500 के ऊपर थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आने के आसार इसलिए भी बनेंगे, वहाँ 8 लाख शेयर कॉल्स में है जो अगर 35,500 के ऊपर निकल कर टिकते हैं आज के मूड माहौल में, फिर उनकी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो मेरा ये मानना है कि आप खुलेंगे 35,575, 35,700 की रेंज में कहीं कहीं बैंक निफ्टी पर, वहाँ खुलने चाहिए। 35,575 ज़्यादा सही जगह खुलने के लिए बैंक निफ्टी। क्लियर है सर। चलिए, तो ओपनिंग एक्शन इंटरेस्टिंग होने वाला है। मिड वीक सेशन के लिए हमें तैयार। एक स्पेशल ट्रीट आपके लिए अनिल जी की तरफ से, आज का स्टॉक ऑफ द डे। बताएं सर। दीप, आज एक इंटरेस्टिंग कंपनी चुनी मैंने। पीएसयू स्टॉक्स में तेजी बढ़ी है। तो गुजरात बेस्ड पीएसयू स्टॉक जीएसपीएल, गुजरात स्टेट पेट्रो ने इसको चुना है। गुजरात स्टेट पेट्रो बेसिकली ये होल्डिंग कंपनी है गुजरात गैस की। ओके, 54% स्टेक इनके पास गुजरात गैस की। अब आप देखिए गुजरात गैस का स्टॉक वायदा कारोबार में आने के बाद जो दौड़ लगा रहा है, बिल्कुल करेक्ट। तो इनका जो मार्केट कैप है उतनी की उतनी होल्डिंग तो इनकी सिर्फ खाली आपकी गुजरात गैस से आ जाती है।
अच्छा, हाँ मतलब और चलिए आप होल्डिंग कंपनी का डिस्काउंट वगैरह देंगे, लेकिन जीएसपीएल का अपना बिजनेस भी है। करेक्ट। और उस बिजनेस के हिसाब से देखें तो मुश्किल से 7 से 8 के पी मल्टीपल पर जीएसपीएल ट्रेड करा है। तो पीएसयू स्टॉक्स में वन ऑफ द चीपेस्ट, सबसे सस्ता है। बिजनेस मॉडल जीएसपीएल का स्ट्रॉन्ग है ही। गुजरात गैस जैसी, अगर आपकी, वो कहते थे कि भाई अगर आपके परिवार में आपका बेटा बड़ा कमाने वाला हो तो पिताजी अपने आप थोड़े बुढ़ापे को लेके करेक्ट, आराम से मतलब निश्चिंत हो जाते हैं। Correct. वैसे ही अगर आपकी होल्डिंग कंपनी, आपकी सब्सिडरी कंपनी दमदार हो तो नेचुरली वो बेनिफिट मिलेगा। वही गुजरात गैस आप देखो क्या हो गया है स्टॉक एफएनओ में आने के बाद, मतलब तो गजब का, मतलब जो एक्शन गुजरात गैस में। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक की भी एक बढ़िया री रेटिंग हो सकती है। ऑलमोस्ट मार्केट कैप जितना तो इनका जो गुजरात गैस का स्टेक का वैल्यू है वही है, और उस लिहाज से मुझे बहुत अट्रैक्टिव नजर आता है। 253 गुजरात से रिलेटेड पीएसयू स्टॉक्स पर भी नजर रखिए। जीएमडीसी हमें बहुत पसंद है, बिल्कुल। जीएसपीएल हमें बहुत पसंद है। तो ये कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको बढ़िया वैल्यू बनती हुई दिखेगी। और मेरे ख्याल से 36,000-35,000 करोड़ के आसपास का गुजरात गैस का मार्केट कैप है, और आधा आप करोगे तो 17-18 हुआ। और जीएसपीएल का मार्केट कैप 15,000 करोड़ के आसपास है। तो 15,000 करोड़ का मार्केट कैप 17, नेचुरली आप वो पूरा का पूरा वैल्यू नहीं देंगे, होल्डिंग कंपनी का डिस्काउंट भी होता है, लेकिन उसके बावजूद 7 के पी मल्टीपल पर है, तो अच्छा वैल्यूशन वाला स्टॉक है। और मुझे लगता है यहाँ पर भी एक इन्वेस्टमेंट का बढ़िया मौका बन सकता है। 253 का एक छोटा स्टॉप लॉस लगाइए ट्रेडिंग के लिहाज से। 270, 275, 280 3 टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। ओके, तो जीएसपीएल गुजरात स्टेट पेट्रो ये है एक स्पेस जहां पर एक्चुअली क्या है कि जो पीएसयू कंपनी में जो बड़ी तेजी बनी है, अब व्हाट नेक्स्ट, तो व्हाट नेक्स्ट में क्या है कि जो अच्छी क्वालिटी के स्टेट पीएसयू ने, सेंट्रल पीएसयू से स्टेट पीएसयू, वहाँ तेजी वहाँ बनी। क्योंकि अल्टीमेटली अब आप कब तक क्या वो खरीदते ही जाएंगे। बीपीसीएल भी कहीं तो रुकेंगे खरीदना, कहीं तो आप शिपिंग कॉर्पोरेशन भी रुकेंगे, कहीं तो दूसरे स्टॉक भी ये तो अल्टीमेटली फिर आप वैल्यू ढूंढेंगे, और वैल्यू ढूंढने के लिहाज से ये स्टॉक ठीक। तो ब्रॉडर थीम सेम रहेगी, अब थोड़ा शिफ्ट उसमें विद इन दैट आ सकता है। चलिए, तो जीएसपीएल पर रखिए नजर। आज का स्टॉक ऑफ द डे 270, 275, 280 के टारगेट्स। अच्छा सर, आज नई आईपीओ भी खुल रही है, MTAR टेक्नोलॉजीज, क्या सलाह देंगे यहाँ पर? पैसा लगाइए, लगाएं 100%। बड़े लिस्टिंग गेन के लिए और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए। अच्छा, बड़े लिस्टिंग गेन एंड बड़े लिस्टिंग गेन, ये तो कन्विक्शन वाला आइडिया, कन्विक्शन वाला है। इसीलिए मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा था, ये हो नहीं पा रहा था। अब इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आईपीओ के पहले कोशिश करके मैनेजमेंट से बात की जाए। तो क्या हमारा भी कन्विक्शन बनता है कि भाई मैनेजमेंट से बात करते हैं ना, थोड़ा समझ में आता है कि व्यू क्या सोच रहे हैं, कैसे करेंगे। 2-3 अच्छे सवाल पूछ ले उनसे तो कुछ निकल कर आ जाता है ना। तो जैसे कल मैं बात कर रहा था कि नया मैनेजमेंट 200 करोड़ का रेवेन्यू करने वाला कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करता है, ये क्वालिटी दिखाता है। और क्वालिटी में आप देखिए, एक्सिस म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड ने ऑलरेडी इन्होंने प्री आईपीओ लिया था। 6%, 7% नीचे की प्राइस में लिया, 540 में उन्होंने लिया। लेकिन 1 साल रखना होता है। अगर आप आईपीओ से पहले किसी कंपनी में पैसा डालते हैं तो मिनिमम आपको 1 साल होल्ड करना होता है, राइट। तो जिस दिन आपने लिया उस दिन से ये दिखाता है कि कमिटमेंट है। एंकर बुक देखिए बहुत ही तगड़ी बनकर आई है। तो ये अब इसमें अच्छी चीजें क्या है वो पहले समझ लीजिए। पहली बात तो ये यूनिक बिजनेस मॉडल है जी। डिफेंस सेक्टर की कंपनियों के लिए काम करते हैं। तो न्यूक्लियर पावर, क्लीन एनर्जी, अंतरिक्ष वाली इसरो से रिलेटेड जो काम काज है, एरोस्पेस में, इसमें काम करते हैं। इसमें आज भी इनके पास जितना पैसा है ये बिजनेस करें, उससे डबल पैसा मैं आपको दे दूं, आप कर पाएंगे? नहीं, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये यूनिक बिजनेस मॉडल है। इसके लिए अलग तरह की एक्सपर्टाइज है। आप साइंटिस्ट हैं तो कर सकते हैं, हर कोई नहीं कर सकता। एंट्री बैरियर्स भी हैं बहुत है। अच्छा, प्लस ये इनके ब्लूम एनर्जी एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी, उनके साथ इनका टाइप है। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन को सप्लाई करते हैं, इसरो को सप्लाई करते हैं, DRDO को करते हैं। ये सारी सरकारी डिपार्टमेंट से कंपनियां हैं। तो यहाँ इतना आसानी से एंट्री भी नहीं है, और जो सेंसिटिव स्पेस है तो वहाँ एंट्री बैरियर है, इजीली आप घुस नहीं सकते। और क्वालिटी, ये क्वालिटी से याद आया है, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं। मैं कैसे पकड़ता हूँ वो बताऊं। एक मैंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू पकड़ा कि मैनेजमेंट इतना इंटरेस्टिंग तरीके से बात करा। दूसरी एक चीज मैंने पकड़ी, आप सोचो बहुत छोटी लेकिन बहुत बड़ी है जी। अब तक इस कंपनी का एक भी ऑर्डर रिजेक्ट नहीं हुआ है। रिजेक्ट नहीं हुआ है, एक भी ऑर्डर रिजेक्ट नहीं हुआ। क्वालिटी कंट्रोल है, जिस स्पेस में काम करते हैं एक ऑर्डर रिजेक्ट नहीं हुआ। और सेंसिटिव स्पेस है, सेंसिटिव स्पेस, हाई टेक्नोलॉजी, फिर भी नहीं हुआ। ये चीज है
जो आपको कंपनी में यूनिक नजर आती है। तो पहला यूनिक बिजनेस मॉडल है, प्रोमोटर्स एक्सपीरियंस शानदार, प्रॉफिट मार्जिन बहुत बढ़िया, कामकाजी मुनाफा 28-30% के आसपास करते हैं। आई एम श्योर जो मैनेजमेंट ने बताया कि मेंटेन करेंगे, बढ़ेगा। और एंकर्स का और बड़े इन्वेस्टर्स का अच्छा इंटरेस्ट है, ये 4 चीज़ें अच्छी। अब थोड़ा सा इसमें नेगेटिव क्या है, ये तीनों ही बड़े क्लाइंट जो एनपीसी और इसरो और ब्लूम एनर्जी, ये तीनों मिला के 80% बिजनेस। सो बेसिकली क्या है, इनको जिंदगी भर इन 3 लोगों के लिए काम करना है। कंसंट्रेशन वो रिस्क है जी। कभी कोई एक आध से काम 50% तो ब्लूम से ही आता है इनका, तो वो एक रिस्क है। दूसरा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट थोड़ी सी इनकी ज़्यादा है इनकी साइज़ को देखते हुए, जो थोड़ा आईपीओ से फ़र्क पड़ेगा। आईपीओ आने के बाद वर्किंग कैपिटल में पैसा यूज़ कर लेंगे, वो है। अब इसमें 2 चीज़ें हैं दीप के, एक और आप जहाँ आपके क्लाइंट्स भी लिमिटेड हैं, हाई एंड प्रोडक्ट है, तो वो हल्की सी रिस्क रहती है छोटी साइज वाली कंपनी के, लेकिन रिस्क और रिवॉर्ड और जो इंटरेस्टिंग कंपनी और जो प्रोमोटर्स के बैकग्राउंड से कंफर्ट आता है, लगाना चाहिए पैसा, लगाना चाहिए, इंटरेस्ट रहेगा इससे। और यूनिक स्पेस है थोड़ा, तो मजा आया इसको पढ़ के, मुझे मजा आया। हाँ, पढ़ के मजा आया। और मैनेजमेंट भी आपको पसंद है। हाँ, ऐसे वैल्यूएशंस आप देखेंगे बहुत सस्ते नहीं है। अच्छा। बहुत सस्ते नहीं, मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ कि इतने सस्ते वैल्यूएशन नहीं कि मैं इसलिए मैंने वैल्यूएशन पे कुछ लिखा ही नहीं। कंपेयर किसके साथ? कंपेयर तो किसी से करूँ करने जैसा है नहीं कोई कंपेयर करने। तो वैल्यूएशन थोड़े और सस्ते दे सकते थे, मैनेजमेंट कर सकते थे, लेकिन क्या है, उनको भी पता है कि लोग लाइन लगा के लेंगे, छोटा आईपीओ है, इंटरेस्टिंग स्पेस है, इसलिए महंगा रखा है। लेकिन ये वही वैसे ही हाल है, महंगा था, महंगा है, महंगा रहेगा, इसलिए लगा लीजिए। क्लियर। बड़े लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए ठीक है, क्लियर है। तो MTAR टेक्नोलॉजीज क्लियर सलाह आपके लिए, पैसे लगाने हैं इसमें। आइए कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर खबरों के दम पर एक्शन रहेगा, उनके बारे में जानते हैं। वरुण, कुशल और साथ ही मानसी हमारे साथ तैयार है। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं क्या है आज के खबरें और ट्रिगर्स। गुड मॉर्निंग दीप। देखिए, सबसे पहले ट्रिगर्स की बात करें तो 11:30 बजे कैबिनेट की बैठक है, तो वहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए। इसके अलावा DLF स्टॉक पे नज़र रखिएगा, क्योंकि बोर्ड फंड जुटाने पे विचार करने वाली है। NCDs के जरिए करीब 395 करोड़ जुटाने की योजना है। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से फोर्टिस मामले पे अगली सुनवाई होने वाली है। PM जो है देश को फिर से एक संबोधन एड्रेस करेंगे। आत्मनिर्भर भारत पे एजुकेशन सेक्टर जो है उसको कैसे यूज़ किया जाए, इसके ऊपर 10:30 बजे। प्राइस बैंड का रिवीजन हुआ है, 20 से 10% अब हो गया है। कुछ स्टॉक्स जिनमें अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली है, जैसे कि जस्ट डायल, NBCC, रेलटेल, रेलिका एंटरप्राइजेस, यहाँ पे प्राइस बैंड का जो रिवीजन है वो हो चुका है। एक एक्सक्लूसिव खबर आप लोगों के लिए टाटा पावर की, और वो ये है कि अगले 2 हफ्तों में टाटा पावर का जो इन्विट है वो लॉन्च हो सकता है। 2 से 3 बड़े विदेशी फंड जो है यहाँ पे हिस्सेदारी ले सकते हैं। पेट्रोनेस की इन्विट में हिस्सा लेने की तैयारी है। टाटा पावर का यहाँ 49% के आसपास का हिस्सा है, तो विदेशी फंड से 51% के आसपास के हिस्सेदारी ले सकते हैं। इस इन्विट में 25 मेगावाट के रिन्यूएबल पोर्टफोलियो जाएंगे, साथ ही साथ 600 मेगावाट के अंडर कंस्ट्रक्शन रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स जो है वो इस इन्विट में जाने वाले हैं। तो टाटा पावर यहाँ पे आपकी खास नज़र होनी चाहिए। इरकॉन इंटरनेशनल OFS के जरिए सरकार 16% हिस्सा बेच रही है। बेस निवेश जो है, विनिवेश जो है वो 10% का है, 6% का ग्रीन शू ऑप्शन है। 88 रुपीज़ का प्राइस तय हुआ है जिस पे OFS के जरिए हिस्सा बेचने वाले हैं। आज नॉन रिटेल के लिए, कल रिटेल के लिए ये खुलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा QIP बुक बंद हो चुकी है। QIP का जो इशू प्राइस है 81.70 पैसा तय हुआ है। इसके अलावा टेलीकॉम कंपनीज यहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए। कल हमने आपको बताया था कि भारती एयरटेल, वोडाफोन ने किस तरह की बोली लगाई है। अब जियो की तरफ से भी अपडेट आ रहा है कि जियो ने करीब 488.35 मेगाहर्ट्ज़ जो है स्पेक्ट्रम खरीदा है 57,122 करोड़ में। इस कुल स्पेक्ट्रम ऑक्शन में सरकार जो बोलियां लगी है वो करीब करीब 77,815 करोड़ के आसपास की लगी है। तो स्पेक्ट्रम ऑक्शन को लेके ये आखिरी अपडेट है। बिल्कुल, और 2 दिन में हो गया पूरा स्पेक्ट्रम ऑक्शन। जितना अनुमान था उससे ज़्यादा सरकार ने भी गार्नर करे हैं। तो नज़र रखिए आज टेलीकॉम स्पेस पर। आइए कुछ और खबरें जानते हैं। कुशल हमारे साथ तैयार हैं। गुड मॉर्निंग कुशल, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। EIL पर फोकस रखिए। यहाँ पर IOC ने 600 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स दिए हैं इनको, और जो पानीपत रिफाइनरी है उसकी कैपेसिटी एक्सपेंशन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए ऑर्डर मिले हैं। अगले 40 महीनों में ये डेडलाइन दी गई है कि इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए। साथ ही टेक्समैको इंफ्रास्ट्रक्चर एंड होल्डिंग्स, यहाँ पर जो प्रमोटर ग्रुप कंपनी है एडवेंस फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने डीलिस्टिंग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, और यहाँ पर जो डीलिस्टिंग फ्लोर प्राइस निकल कर आया है वो 46 रुपये 36 पैसे प्रति शेयर है। तो मौजूदा भाव से करीब 36% के डिस्काउंट पर है ये,
और जो इंडिकेटिव ऑफर प्राइस है वो 58 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। साथ ही क्लास 8 ट्रक ऑर्डर से इंपैक्ट होने वाली कंपनियां आज फोकस में रहेंगी, जिसमें भारत फोर्ज, जीएनए एक्सेल और रामकृष्ण फोर्जिंग्स फोकस में रहेंगे, क्योंकि फरवरी के जो नॉर्थ अमेरिकन क्लास 8 ट्रक ऑर्डर है सालाना आधार पर 209% बढ़कर 44,000 यूनिट पर आते हुए दिखे हैं। साथ ही मंथ ऑन मंथ देखेंगे तो 2.8% की बढ़त रही है और ये लगातार 5वां महीना है जहां पर 40,000 यूनिट से ज्यादा के ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे हैं। इसके अलावा मदरसन सुमी ये फोकस में रहेगा, क्योंकि क्रिसिल ने जो इनका आउटलुक है वो नेगेटिव से बढ़ाकर स्टेबल कर दिया है। साथ ही जो लंबी अवधि की रेटिंग है उसको AA+ पर बरकरार रखा है। यही नहीं, टायर स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे, क्योंकि यहां पर थाईलैंड से आने वाले जो रेडियल टायर है उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की जो मांग है वो सरकार ने खारिज कर दी है, तो इनके लिए एक नेगेटिव इंपैक्ट आज के सत्र में हो सकता है। साथ ही इन्फो एज यहां पर फोकस रखिए, क्योंकि कुछ खबरें ऐसी आ रही है कि जो आईपीओ है जोमेटो का, उसके जरिए करीबन 7325 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है कंपनी की, तो यहां पर इस वजह से ये फोकस में रहेगा। और कुछ एक बल्क डील्स है मेरे पास, जहां पर आयन एक्सचेंज सबसे पहले, यहां पर राकेश झुनझुनवाला ने करीब 1.5 लाख शेयरों की बिकवाली की है 1205 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। साथ ही रेयर इन्वेस्टमेंट से यहां पर भी ऑलमोस्ट 4 लाख शेयरों की बिकवाली हुई है 1205 रुपए 42 पैसे प्रति शेयर के भाव पर। और प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने करीब 4.25 लाख शेयरों की खरीदारी की है 1221 रुपए लगभग के लेवल्स पे। कुछ एक इनसाइडर ट्रेड्स भी हैं, जहां पर आइनॉक्स विंड, यहां पर प्रमोटर आइनॉक्स विंड एनर्जी ने करीब 7 लाख शेयरों की बिकवाली की है 25 फरवरी से 1 मार्च के बीच। साथ ही मैस्टेक, यहां पर प्रमोटर अशांक देसाई ने करीब 23,000 शेयरों की खरीदारी की है, तो इनके लिए पॉजिटिव ये प्रमोटर एक्शन है 26 फरवरी को। और अंत में आरती इंडस्ट्रीज, यहां पर प्रमोटर ने करीब 25,000 शेयरों की बिकवाली की है 1 मार्च को। ओके, तो ये हैं कुछ और खबरों वाले शेयर्स और साथ ही फंड एक्शन आपके लिए जहां पर रखनी है नजर। ब्रोकरेजेस का आज क्या कहना है ये भी जानते हैं। मानसी हमारे साथ तैयार हैं FIR के लिए। गुड मॉर्निंग मानसी, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। एशियन पेंट्स पर क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म रेटिंग दे रहे हैं, लक्ष्य 3000 से घटा दिए 2800 अब कर दिए हैं। कमोडिटी के दाम में बढ़त से यहां पर असर देखने को मिल सकता है। FY 22-23 का EPS अनुमान जो है उसे भी 5 से 7% तक घटाया गया है। रिलायंस पर JP मॉर्गन की एक रिपोर्ट है, न्यूट्रल रेटिंग दे रहे हैं, लक्ष्य 2055 के हैं। स्पेक्ट्रम खरीद अनुमान से ज्यादा है और क्षमता विस्तार खर्च में हल्की बढ़त इन्हें लग रही है। FY 21-23 के बीच बड़े टैरिफ हाइक की भी उम्मीद है और टैरिफ हाइक से आय में बढ़त देखने को मिल सकती है। टाटा कम्युनिकेशंस पर CLSA की एक रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय इन्होंने बरकरार रखी है, लक्ष्य हालांकि बढ़ा दिए 1365 से लक्ष्य को बढ़ाकर 1475 इन्होंने कर दिया है। ट्रेडिशनल और ग्रोथ सर्विस से आय में ग्रोथ देखने को मिली और खासतौर से डेटा सर्विस का ग्रोथ जो है वो जारी है, आगे 33% लैंड वैल्यू को टारगेट इन्होंने किया है। LNT पर JP मॉर्गन ने नई कवरेज शुरू की है, ओवरवेट रेटिंग के साथ कवरेज इनिशिएट की गई है, लक्ष्य यहां पर 1850 के दे रहे हैं। आगे ऑर्डर ग्रोथ जो है वो अच्छी रहने की संभावना है और मजबूत फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी डिलीवरी देखने को मिलेगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि FY 23 में 7% यील्ड ग्रोथ का भी अनुमान देखा जा सकता है। एसेट मोनेटाइजेशन प्लान से शेयर होल्डर्स को आगे चलकर फायदा होता हुआ दिखेगा। ल्यूपिन पर जेफरीज की एक रिपोर्ट है, होल्ड रेटिंग बरकरार रखी है, लक्ष्य 947 के हैं। यूएस की अहम दवा अल्बुटेरॉल के मार्केट शेयर में गिरावट है, कच्चे माल की दिक्कतों के चलते असर यहां पर देखने को मिला है और मैनेजमेंट के मुताबिक सप्लाई फिर से शुरू की जाएगी। पिछले 2 हफ्तों में मार्केट शेयर में सुधार देखने को मिला है। और अंत में BPCL पर मक्वायरी की एक रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म रेटिंग ये दे रहे हैं, लक्ष्य जो है 560 के सुझा रहे हैं, बुल केस लक्ष्य 760 है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी की हिस्सा बिक्री मक्वायरी के वैल्यूएशन से 70% अधिक दाम पर हुई है, जिसके चलते आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए तमाम स्टॉक्स जहां पर आज दिखेगा एक्शन ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स के दम पर, एक्शन दिखेगा हमारे एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशन के दम पर। तो ऐसे में वक्त है पिक ऑफ द डे का। सुमित जी गुड मॉर्निंग, करिए शुरुआत आज आप। आज आमतौर पर सुमित जी का नंबर लास्ट में आता है जी। मुझे लग रहा है सुमित जी के स्टॉक्स जिस तरह से दौड़ लगा रहे हैं, आज सुमित जी समय से पहले आकर बैठ गए हैं। तो सुमित जी इसलिए आप ही आज शुरुआत कीजिए। अनिल जी गुड मॉर्निंग। हर बार आपकी नजर मेरे ऊपर लास्ट में जाती है, आज लगता है पहले आ गई है। तो अनिल जी ऐसा है, शुरुआत में पहला जो स्टॉक आज बाय पे लगता है पिक ऑफ द डे के तौर पे,
फार्मा स्टॉक्स पे नजर रखें। लुपिन के अंदर एक यहाँ से अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। 1050 के आसपास कल का क्लोजिंग है। लुपिन के अंदर यहाँ से खरीदारी बनती है। नीचे में जो सपोर्ट बन रहा है लुपिन का 1025 1030 के आसपास का है, और लुपिन यहाँ से ऊपर के मूव के अंदर 1080 से लेके 1100 रुपए तक के लेवल दिखा सकता है। तो लुपिन में पिक ऑफ द डे के तौर पे खरीदारी करें। 1080 से 1100 के टारगेट देखने को मिलने चाहिए। ओके, 1080 1100 टारगेट के लिए लुपिन में करें खरीदारी। फार्मा शेयर में क्रांति का वक्त फिर से आ रहा है। आ रहा है क्या कुणाल जी? सही में गुड मॉर्निंग, और बताएं आपका पिक भी। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी यकीनन आ रहा है, और इसीलिए अनिल जी मैंने भी फार्मा कंपनी चुनी है। मेरा स्टॉक है अनिल जी सिप्ला के चार्ट को अगर अनिल जी देखें तो डबल बॉटम पैटर्न बने हैं, और डबल बॉटम का ब्रेकआउट कल 810 रुपए के ऊपर हुआ, तो ये स्टॉक वापस से 860 रुपए के ऊपर जाएगा। तो इन स्तरों पर बाय करके चलें, एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख लें, और छोटा सा स्टॉप लॉस आपको रखना है 805 रुपए पर। तो 805 के स्टॉप लॉस से बाय करें। पहला टारगेट 835 रुपए का, दूसरा टारगेट 850 का। क्रांति बिल्कुल बाकायदा जारी है अनिल जी। ओके, बिल्कुल फार्मा शेयरों की क्रांति बरकरार है। कल आईटी शेयरों में क्रांति हुई, अब फार्मा शेयरों का नंबर आज है बाजार को ऊपर खींचने का। शुभम जी सुप्रभात, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। तो मैं भी इसी थीम के साथ रहूंगा फार्मा का, और मेरा भी आज का पिक फार्मा स्पेस में से ही है। तो आई एम श्योर जो सारे को एनालिस्ट है वो भी सेम डेटा पॉइंट्स ही देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सेक्टर रिवाइवल होता हुआ दिख रहा है। और अच्छी बात यह है कि बहुत सारे फार्मा स्टॉक काफ़ी लोअर लेवल पे अवेलेबल है, और यहाँ से एक अच्छा रिबाउंड आता हुआ दिख रहा है। तो जो मेरा पिक होगा वो होगा डॉक्टर रेड्डीज पे। हालांकि स्टॉक में अभी तक मूवमेंट नहीं देखने को मिला है, लेकिन बिकॉज पूरा सेक्टर रिवाइव हो रहा है और ये स्टॉक बिल्कुल अपने सपोर्ट पे प्लेस्ड है, मुझे लगता है कि इसमें भी आज हमें एक रिवर्सल देखने को मिलना चाहिए। और डॉक्टर रेड्डी को अगर हम देखें तो हैवीएस्ट पुट का जो लेवल है उसी लेवल पे प्लेस्ड है। जनरली उसको तोड़ना मुझे लगता है कि काफी डिफिकल्ट रहेगा स्टॉक के लिए। तो डॉक्टर रेड्डी में यहाँ से एक रिबाउंड एक्सपेक्टेड है। 4500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 165 रुपए पे क्लोज हुआ था। इस कॉल ऑप्शन को खरीदें। यहाँ पे लक्ष्य होगा 205 रुपए का, और 140 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। तो आज का जो पिक है वह है डॉक्टर रेड्डीज। क्या बात है, देखो मैंने सही शुरुआत की एकदम सुमित जी से, पूरी थीम सेट होगी। अब तक 1 2 3 तीनों ही स्टॉक फार्मा स्पेस से आते हुए दिख रहे हैं, और अब चौथा स्टॉक फार्मा से आए ना है, आ तो फार्मा वाले आदमी से ही रहा है। हाँ। और वो है बंसल जी। बंसल जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए अनिल जी, मेरा भी स्टॉक थीम वाला है, बट थीम में मेरा स्टॉक फार्मा नहीं है। तो अनिल जी बताएं कि मेरा थीम वाला स्टॉक कौन सा। और अनिल जी वो थीम कवर हो चुका है सुबह आज। पीएसयू बिल्कुल अनिल जी, पीएसयू तो अनिल जी न्यू डार्लिंग ऑन द स्ट्रीट है। क्या बात है। तो पीएसयू में एनटीपीसी को लेने की राय है। 108 का स्टॉप लॉस है। 119 के टारगेट के लिए एनटीपीसी पे खरीदारी की राय है। ओके, 119 के टारगेट के लिए यहाँ पर एनटीपीसी में करें खरीदारी। वागले साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे वो है जो मैंने कल आफ्टरनून में कवर किया था। स्टॉक है टाटा मोटर्स। एक बड़ा वाला ब्रेकआउट मेरे हिसाब से कल आया है। 346 का बंद है। मेरा एक क्लोज 4 रुपए का स्टॉप लॉस होगा 342 का, और मुझे लगता है आज के दिन में 360 के लेवल्स आने चाहिए। टाटा मोटर्स एक नए मूव की शुरुआत कर रहा है। पोजिशनली भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सूनर देन लेटर ये 400 450 के बीच के आसपास जाना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय। 342 का स्टॉप लॉस और 360 के टारगेट के लिए। अच्छा, एक मेरा सवाल, आज सिद्धार्थ सेदानी साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं। सिद्धार्थ जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। अच्छा, बंसल जी, कुणाल जी या कोई भी, मतलब सुमित जी, अगर आप लोग में से जो भी इस सवाल का जवाब देना चाहें सिद्धार्थ जी को लेकर। अगर सिद्धार्थ जी एक जनरेशन पहले, इतने तो पुराने नहीं है, नहीं। मतलब वागले साहब और सुमित जी के बीच की जनरेशन के हैं, तो अगर ये थोड़ा लेट पैदा हुए होते 5 10 15 साल, तो इनका जो नाम है सिद्धार्थ, उसकी जगह नाम क्या होता है इसका? कुछ अंदाजा लगा सकते हैं? कोई बढ़िया स्वैग वाला नाम ऐसा मुझे तो है। सॉरी अनिल जी, हाँ बताइए कुणाल जी।
अनिल जी सिड होना चाहिए इनका नाम। देखिए सिद्धार्थ अनिल जी लंबा हो गया आज के युग में, सही जवाब। तो सिड रख सकते हैं, हो सकता है अभी भी रखा हुआ हो तो अनिल जी पता नहीं। अब ये तो किसी और ने रखा होगा, वो हमें बताएंगे थोड़ी कि सिड किसने रखा हुआ इनका नाम, प्यार से जिसने भी रखा होगा। लेकिन बात तो सही है, अभी आज के जमाने में होते तो सिड ही होता। तो बस आज से हमारे सिद्धार्थ जी के लिए एक स्पेशल बिगुल बनाए, पहले उस बिगुल और उसके बाद चलेंगे सिद्धार्थ जी के पास। और ये सिद्धार्थ जी देख रहे हैं सुपरमैन वाले पोज में, तो सुपर सिड अब सिद्धार्थ जी के लिए ये नया बिगुल है। और ये बिगुल के साथ ही एक चीज और बता दूं, हम सिद्धार्थ जी के साथ एक नया सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं। आमतौर पर कई सारे हमारे दर्शक कहते हैं कि इन्वेस्टर्स के लिए आपके यहाँ कम होता है, ट्रेडर्स के लिए ज़्यादा होता है। हालांकि इन्वेस्टर्स के लिए जितना चाहिए उतना मिल जाता है, क्योंकि वो कितना इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन सिद्धार्थ जी का जो पूरा फोकस इन्वेस्टिंग पर है, उस इन्वेस्टिंग को लेकर हम सिद्धार्थ जी के साथ एक इंटरेस्टिंग थीम शुरू कर रहे हैं। और इस थीम का नाम है सिड का सिप। सिड का सिप, हाँ, सिड तो सिद्धार्थ जी हो गए, SIP यानी कि सिद्धार्थ नहीं बोलेंगे, उसमें भी सिड, सिड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। तो सिद्धार्थ जी आपको इस थीम में एक स्पेसिफिक चीज बताने वाले हैं, और वो स्पेसिफिक चीज ये होगी कि आप किसी थीम को कैसे ट्रेड करें, किसी सेक्टर को कैसे इन्वेस्ट करें, और उसमें आपको कैसे पोर्टफोलियो बनाना है। अब होता क्या है, रिकमेंडेशन बहुत सारी आती है, जैसे सिद्धार्थ जी ने दीपक नाइट्राइट भी कहा, वो विनीति ऑर्गेनिक्स भी कहा होगा, प्लस आपके गैलेक्सी सर्फेक्टेंट का, बहुत सारी चीजें, नवीन फ्लोरिन। अब आपको अगर एक पोर्टफोलियो अपना बनाना है जो कि आपका केमिकल शेयर का होना चाहिए, तो कौन सा शेयर कितना खरीदें, कौन कौन से शेयर आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए और कौन सा शेयर कितना खरीदें। तो ये पूरे रेशियो के साथ कि अगर आपको 100 रुपए लगाने हैं तो 50 रुपए आप SRF में लगाएंगे कि 25 लगाएंगे कि। तो आज से हर बुधवार को सिद्धार्थ जी आपके लिए लेकर आएंगे एक इंटरेस्टिंग थीम, और उस थीम में वो देंगे आपको कुछ बेहतरीन स्टॉक्स का पोर्टफोलियो, वो पोर्टफोलियो आपको बनाना है। बहुत बढ़िया सर। तो ये नई थीम हम हमारे खास तौर से इन्वेस्टर्स के लिए कर रहे हैं। और सिद्धार्थ जी धन्यवाद, आपने हमारी रिक्वेस्ट माना और इस सीरीज को शुरुआत किया। तो शुभ काम में देरी कैसी है, आज से हर बुधवार सुबह 9:45 पर सिद्धार्थ जी आपके साथ होंगे अपनी थीम के साथ। तो सिद्धार्थ जी स्वागत है। पहले तो आपको बधाई सुपर सिड बन जाने की, और दूसरा आज की पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपने नया नाम इन्वेंट किया, नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और दूसरी चीज जो आपने थीम जो निकाली एक पोर्टफोलियो या बास्केट बनाने की, ये थीम सुपर हिट थीम होगी आने वाले कई सालों के लिए, क्योंकि रिस्क आपका मिटिगेट हो सकता है अलग अलग टाइप के स्टॉक्स लेने से, और सबसे इंपॉर्टेंट है कितनी मात्रा में कितने स्टॉक ले, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम वेटेज कहते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। थैंक यू सो मच कि ये प्रोग्राम हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अब रही बात आज के पिक ऑफ द डे की, आज का जो पिक ऑफ द डे है वो किसानों से जुड़ी हुई कंपनी, किसानों को बहुत बड़ा फायदा पहुंचाने वाली कंपनी, और ये कंपनी है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज हमें बहुत पसंद है। यहाँ से मुझे लगता है कि जिस हिसाब से इनके एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ आ रहा है, ये ऑफ रोड टायर्स बनाती है, ट्रैक्टर्स, हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स के टायर्स, बहुत बेहतरीन हो सकता है। कैपेसिटी बढ़ रही है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट इनके टारगेट याद रह जाएंगे सभी को। टारगेट बहुत इंटरेस्टिंग है। 1946 आजादी हमें 1947 में मिली, इसका टारगेट रहेगा 1946। 1947 तो याद रह जाता था, लेकिन आपने जिस तरह से याद कराया ना, बाकी जिंदगी में कभी 1946 याद नहीं रहता, अब रह जाएगा कि आजादी वाला साल है, वो टारगेट है, उससे एक कम करना है। तो 1947 ही कर देते सर। सर हाँ, एक रुपये क्यों कम किया? ये भी क्यों सिद्धार्थ जी 1947 क्यों नहीं? उसमें चलो कुछ लोगों को आजादी से याद रहता, कुछ लोगों को अनिल कपूर, मनीषा कोइराला की पिक्चर से याद रह जाता, 1947 क्यों नहीं? अब अनिल जी ऐसा है कि मुझे पता था ये क्वेश्चन आएगा। वैल्यूएशन जितना स्ट्रेच कर पाए उतना कर पाए, और 1946 में सुई अटक गई, इसीलिए 1947 नहीं कर पाए। 1 रुपए से वैल्यूएशन स्ट्रेच नहीं किया। थैंक यू सिद्धार्थ जी, बहुत बढ़िया। ये ट्रू फंडामेंटल एक्सपर्ट, जो आएगा वही आएगा, बस वैसा है। जैसा कई सारे टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, उनके हमेशा स्टॉप लॉस टारगेट राउंड फिगर में कभी नहीं आते। जय तो जय है, वो वैसे ही निकालेंगे। बट जो भी हो अच्छा है। चलो, ये है आपके लिए 1946
इस टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। सिद्धार्थ जी, एक और स्टॉक जिस पर आपको राय देनी है और जिसका आज खुल रहा है ऑफर फॉर सेल, इरकॉन इंटरनेशनल 10% डिस्काउंट पर होगा। तो ये बताइए कि क्या ऑफर फॉर सेल में खरीदारी करनी चाहिए? 88 रुपये का फ्लोर प्राइस तय हुआ है, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कल है, तो आज क्या इंटरेस्ट देख लें बड़े इन्वेस्टर्स का क्या आता है, या 88-90 इस भाव में लेना बनता है? बिल्कुल बनता है अनिल जी, क्योंकि मुझे लगता है कि रेलवे स्टॉक्स में बहुत अच्छा आकर्षण है और जिस हिसाब से कैपेसिटीज बढ़ रही है और मुझे लगता है कि ओवरऑल आउटलुक सरकार का है, यहाँ पे जरूर पार्टिसिपेट करें। बट ये सारे स्टॉक्स में, इरकॉन वगैरह में आपको थोड़ी लंबी अवधि के लिए समय सीमा रखनी चाहिए रादर देन शॉर्ट टर्म। तो मुझे लगता है 6-12 महीने के लिए आप सोच सकते हैं। ओके, ये आपके लिए राय इस वक्त। बैंक ऑफ बड़ौदा, शुभम जी जरा इसको देखिए और बताइए, इनकी QIP तो क्लोज हो चुकी है, इशू प्राइस भी 81.70 आया है और फ्लोर प्राइस से भी थोड़ा नीचे में इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर दिए, अभी प्राइस लगभग उसी के आसपास है। क्या करें, क्या कुछ फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए, छोड़ दें? अनिल जी, बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर हम प्राइस वाइज देखें तो मुझे लगता है कि 78-79 के आसपास अच्छा सपोर्ट है और स्टॉक उसके काफी करीब पहुंच चुका है। तो ये रेंज में अगर मिलता है, मतलब एक माइनर पुल बैक की मैं बात कर रहा हूं, अगर इस रेंज में मिलता है तब एक अच्छा विकल्प बन सकता है खरीदने के लिए, जहां पे 74 रुपए पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और इसमें 90 रुपए तक का टारगेट होगा। तो बाय ऑन पुल बैक का रणनीति है, 78 के आसपास मिलता है तब खरीदना चाहिए। ओके, 78 के आसपास खरीदें, अभी नहीं, ये है आपके लिए राय। टेलीकॉम शेयरों पर राय दीजिए सिद्धार्थ जी। दो दिनों में 4G के स्पेक्ट्रम की नीलामी तो पूरी हो चुकी है और कुल मिलाकर 77,000 करोड़ की बिड्स आई है और दूसरे दिन 668 करोड़ की बिड्स लगी हैं। 57,000 करोड़ की वैल्यू के स्पेक्ट्रम खरीदे हैं जियो ने, भारती ने लगभग 18,000 करोड़ और 2,000 करोड़ के वोडाफोन आइडिया ने। कैसे देख रहे हैं आप इसको और क्या कहीं कोई खरीदारी करने की राय? देखिए, ये पॉजिटिव है। मैं तो वेट कर रहा हूं कि कब 5G के स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए आएंगे और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अग्रेसिव इसमें ऑफ कोर्स 2 प्लेयर तो है ही, जियो और एयरटेल। बट मैं अभी मानता हूं कि टेलीकॉम स्पेस में सबसे ज्यादा अच्छी कंपनी जो सब्सक्राइबर बेस ऐड कर रही है पिछले 6 महीने से, वो है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल पे हमारी खरीदारी की राय है। 625 का टारगेट है। सबसे बड़ी चीज कि पूरे विश्व में सबसे सस्ते टैरिफ प्लान भारत में ही है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे रिवीजन हो सकते हैं अपवर्ड में। ओके, तो भारती एयरटेल पर रखिए नजर। सब्सक्राइबर्स तो ऐड कर रही है कंपनी, पर स्टॉक कहीं नहीं जा रहा है, एक रेंज में ही अटका हुआ है और हर बार हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों पर बिकवाली का दबाव आता है। हालांकि पिछले 2 दिन थोड़ा रिबाउंड जरूर दिखा है, तो भारती एयरटेल पर रखनी है नजर। ये है एक स्टॉक जो आज एक्शन में रह सकता है। एक कैश स्टॉक सुमित जी, आयोन एक्सचेंज, यहाँ पर नजर डालिए। झुंझुनवाला साहब ने लगभग 5-5.5 लाख शेयर्स बेचे हैं इसमें कल, हालांकि सामने खरीदार भी थे और स्टॉक भी कल एक्टिव रहा। किस तरह से देखें लेवल्स को आयोन एक्सचेंज के? स्टॉक का स्ट्रक्चर तो बेहद मजबूत दिख रहा है दीपांशु। स्टॉक के अंदर तो तेजी देखने को ही मिल रही है, हर लेवल पे लोअर लेवल से वन वे मूव देखने को मिला है और फिर कंसोलिडेशन होके वापस से नए हाईज देखने को मिलते हैं। तो स्टॉक अभी भी मजबूत है। हाँ, ये जरूर है कि कल का मूव बहुत स्ट्रांग था, ऑलमोस्ट 1200 से 1400, 200 सवा 200 रुपए का मूव सिंगल डे में आया है। तो फ्रेश खरीदारी नहीं बनेगी, लेकिन हाँ, एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक को थोड़ा सा ठंडा होने दे, थोड़ा सा कूल ऑफ होने दे, उसके बाद लगता है वापस से ऊपर का मूव दिखाएगा। तो ऊपर में 1450 से लेके 1500 तक के इमीडिएट टारगेट होंगे। वो लेवल्स निकलने के बाद फिर और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। एक और स्टॉक जो रहेगा एक्शन में वो है इन्फो एज। आज बड़ी फिर से खबरें आ रही। पहले तो इन्फो एज में वो जोमेटो में कई लोगों ने स्टेक खरीदी, अब खबर ये आ रही कि IPO ला रहे हैं और IPO भी तगड़ा वाला लगभग $1 बिलियन के आसपास का IPO। 7,325 करोड़, तो 73 रुपए 25 पैसे डॉलर का भाव है, हमें पता है। तो हमने निकाल दिया $1 बिलियन बिल्कुल तो कन्वर्ट कर लिया हमने। $1 बिलियन का IPO आ सकता है, ये खबरें चल रही। 750 मिलियन से 1 मिलियन। इन्फो एज, पहले सिद्धार्थ जी, है हिम्मत खरीदने की? देखिए अनिल जी, अभी तो हिम्मत नहीं है। मुझे लगता है कि थोड़े नीचे पे खरीदे वो ज्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि कंपनी बहुत ही बेहतरीन है और जिस हिसाब से इनके अलग अलग बिजनेसेस है, बहुत जोरदार कंपनी है। बट अभी हमारी कोई खरीदारी की राय नहीं है। शायद वागले साहब की हिम्मत हो, पहले उनको पूछ के। वागले साहब, इन्फो एज 4,960 खरीदा जाए? अनिल जी, एज ए ट्रेड खरीदा जा सकता है क्योंकि इसमें अभी भी थोड़ी अपसाइड बाकी है, लेकिन एज एन इन्वेस्टमेंट और यहाँ पे लेके भूल जाने का, यहाँ से डबल होगा 1-2-3 साल में, ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे। ओके, ठीक बात है। तो ये है राय आपके लिए इस वक्त इन्फो एज पर।